Hello kids, welcome to the revision video. This is revision video of chapter number 7 and chapter number 8 from textbook. Chapter number 7 is fair play and chapter number 8 is a game of chance. So let's start. So this story is about two friends. Chapter number 7 is about two friends, a story about two friends, Juman Sheikh and Algu Chaudhary. Their friendship is so famous. It is famous in nearby villages also. So once Juman had an old aunt. Juman is having an old aunt and जो आंट थी वो ये सोच के अपनी प्रॉपर्टी जुम्मान के नाम ट्रांसफर कर देती है कि जब वो ओल्ड होगी तो उसका वो ध्यान रखेगा। बट जैसे ही वो ओल्ड होती है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है, थोड़े टाइम सब कुछ सही रहता है, बट देन आफ्टरवर्ड्स जुम्मान की वाइफ उससे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करने लगती है, उसको इंसल्ट करने लगती है और उसको खाना भी एकदम लिमिटेड देती है, उसको खाना भी अच्छे से नहीं देती। तो जो जुम्मान की आंट होती है वो एक दिन हिम्मत करके जुम्मान को बोलती है कि ये एकदम ऑब्वियस है कि तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मैं पसंद नहीं हूँ, तो तुम मुझे मंथली अलाउंस दे दो, मतलब मंथ में थोड़े पैसे दे दो हर मंथ, एवरी मंथ, ताकि मैं अपनी किचन सेपरेट कर लूँ, मैं अपना खाना खुद बना लूँ। तो फिर जुम्मान बोलता है कि मेरी वाइफ को ज्यादा पता है इस घर के लिए अच्छा क्या है, और इस तरीके से बोलता है। और जब ये बोलता है तो जुम्मान की जो आंट है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, वो बहुत उसको बुरा लगता है और फिर वो सोचती है कि मैं पंचायत के पास जाऊंगी। फिर वो पंचायत के पास जाने का डिसाइड करती है और 2-3 दिन तक वो लोग आंट जो है वो अपनी स्टोरी जुम्मान बाकी सब लोगों को बताती है और जुम्मान अपनी स्टोरी बाकी सब लोगों को बताता है। फिर जो आंट है वो अलगू के पास जाती है, अलगू चौधरी के पास जाती है और उसको वो समझाती है कि इस तरीके से तुम्हारा फ्रेंड मेरे साथ कर रहा है। तो अलगू बोलता है कि तुम्हें पता है चाची कि वो मेरा पक्का दोस्त है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो आंट होती है वो ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम उसके एकदम बेस्ट फ्रेंड हो, पर मुझे ये पता है कि तुम्हारे अंदर कहीं पे ट्रूथ है, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं पे सच्चाई है और तुम वो नहीं खोओगे फ्रेंडशिप के लिए। फिर पंचायत फैसले का दिन आता है और पंचायत में सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब एक साथ आ जाते हैं। तभी अ, जो हेड पंच होता है वो जुम्मान सिलेक्ट होता है, मतलब जुम्मान एज हेड पंच सिलेक्ट होता है, और सॉरी अलगू एज हेड पंच सिलेक्ट होता है और जुम्मान बहुत खुश हो जाता है। जुम्मान सोचता है अरे ये तो मेरा दोस्त ही है, ये मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा और ये केस मैं ही जीतूंगा। पर दोनों पार्टी को सुनने के बाद अलगू ये फैसला लेता है कि वो अ, जो आंट थी उसको हर महीने मतलब कुछ पैसे मिलने चाहिए, मंथली अलाउंस मिलना चाहिए ताकि वो खुद का खाना बना सके, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मान के नाम की थी तो उसका उतना हक बनता ही है। तो इस तरीके से जब वो उसकी आंट आंट के साइड में फैसला लेता है तो जुम्मान को बहुत गुस्सा आता है और तब से जुम्मान उसका दुश्मन बन जाता है। तब से जुम्मान और अलगू दोनों दुश्मन बन जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद अलगू समझू साहू को एक बफेलो सॉरी एक बुलक वो देता है, एक बुलक बेचता है। जब वो बुलक बेचता है तब वो बुलक एकदम सही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद वो बुलक की डेथ हो जाती है। जब वो बुलक की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद जब अलगू समझू साहू से पैसे मांगने जाता है तो समझू साहू बोल देता है कि तुमने मुझे जो दी थी वो बीमार थी और वो तो 1 महीने में ही उसकी डेथ हो गई, तो मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद इस तरीके से वो लोग भी पंचायत में जाते हैं और
फिर से पंचायत की प्रिपरेशन होने लग जाती है उस गांव में। और ये पंचायत जो है वो बनियन ट्री के नीचे होती थी। तो फिर से सब लोग पंचायत की प्रिपरेशन में लग जाते हैं और बनियन ट्री के नीचे सब आ जाते हैं। और जैसे ही पंचायत शुरू होती है, जुम्मान को एज हेड पंच सिलेक्ट किया जाता है। जुम्मान हेड पंच बन जाता है। तो अलगू को बहुत बुरा लगता है और समझू साहू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि ये तो इसका दुश्मन है, दुश्मन बन गया है, इसलिए वो उससे रिवेंज जरूर लेगा। और अलगू को भी पता था कि मैंने इसके फेवर में नहीं दिया था डिसीजन, तो वो अब मुझसे रिवेंज लेगा। तो दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रखते हैं, दोनों अपनी अपनी बात बताते हैं। और लास्ट में जुम्मान अलगू की साइड लेते हुए ये कहता है कि जब अलगू ने बुलक बेची थी तब बुलक एकदम सही थी, तब उसमें उसको कोई बीमारी नहीं थी। और जब आ, उसको बेचा तब वो सही थी, तो उसके पैसे उसको मिलने ही चाहिए। फिर बाद में वो वहां पे जाने के बाद उसकी डेथ हुई, तो मतलब वो वहां पे जाने के बाद बीमार हुई, तो उसमें अलगू का कोई हाथ नहीं है, अलगू को उसके पैसे मिलने चाहिए। तो इस तरीके से जब वो अलगू की साइड लेता है तो अलगू बहुत खुश हो जाता है, वो उसका हार्ट फुल हो जाता है। और सब शौक में आ जाते हैं कि ये तो इसकी साइड इसने सही डिसीजन लिया और इसकी साइड डिसीजन लिया। फिर जुम्मन को भी पता चलता है कि वो उस पॉइंट पे आ गया था, वो पंचायत हेड पंच था। तो हेड पंच जो भी होते हैं वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, कभी भी खुद की फीलिंग्स का सोच के या कभी भी खुद का रिवेंज का देख के डिसीजन नहीं लेते हैं। हमेशा जो सही होता है वही डिसीजन लेते हैं। और जुम्मान ने भी ऐसा ही किया था, जुम्मान ने भी जो सही डिसीजन था वही लिया था उसने भी। तो इस तरीके से फिर से जब पंचायत खत्म हो जाती है तो अलगू जाता है जुम्मान के पास और उसको सॉरी बोलता है। पर और फिर जुम्मान और अलगू फिर से दोस्त बन जाते हैं। I hope all of you understood this first chapter number 7. This is a very good story of best friends. Moving on to chapter number 8. Chapter number 8 is a game of chance. So इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि एक ईद का टाइम होता है। इसमें चाइल्ड जो है वो बता रहा है कि ईद सेलिब्रेट तो एक ही दिन होती है, बट उसका जो फेयर होता है, उसका जो मेला होता है वो बहुत दिनों तक चलता है। और दूर दूर से ट्रेड्स में आते हैं, मतलब जो बिजनेस करने आते हैं वो बिजनेस करते हैं, वो आते हैं और अपना सामान बेचते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं। इसी तरीके से एक बार अंकल और उसके भैया, जो चाइल्ड है उसके अंकल और भैया, वो दोनों जाते हैं एक फेयर में, चाइल्ड को लेके एक फेयर में जाते हैं। उस फेयर में जाते ही अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं उसे। और उसके जो फ्रेंड्स हैं, अंकल के जो फ्रेंड्स हैं, वो ये चाहते थे कि वो उनके साथ रहे। तो अंकल बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलूंगा, बट तुम कहीं पे कुछ स्पेंड मत करना, कोई भी पैसे तुम स्पेंड मत करना। अंकल बोलते हैं कि तुम इधर उधर घूम लेना, फेयर में घूम लेना और सब कुछ देख लेना, पर कुछ स्पेंड मत करना और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना। फिर जो भैया और चाइल्ड था वो साथ साथ घूमने लगे। और जो चाइल्ड है वो ऐसे बोलता है कि मुझे वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे पसंद आई, जो मुझे लेनी थी, बट मुझे अंकल ने वार्न किया था, इसलिए मैंने उनके आने तक का वेट किया। फिर हम पहुंचे लकी शॉप में, जो लकी शॉप थी उसमें पहुंचे। और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका जो ओनर था, उसका जो मैन वहां पे जो पर्सन था, वो ना ही ज्यादा ओल्ड था ना ही ज्यादा यंग था, वो मिडिल एज का था। और वो ये बता रहा है कि ना ही वो ज्यादा स्मार्ट लग रहा था और ना ही वो ज्यादा लेजी लग रहा था। वो ये चाह रहा था कि सब अपना लक ट्राई करें। सो
वो गेम खिला रहा था और गेम कुछ इस तरीके का था कि वहां पे डिस्क रखी थी टेबल पे और उसमें से कोई भी 6 डिस्क उठानी थी। 50 पैसे देके 6 डिस्क उठानी थी और 6 डिस्क का टोटल करने के बाद जो भी नंबर टोटल आता वो आर्टिकल, उस नंबर का आर्टिकल वो तुम्हारा हो जाता। और उन आर्टिकल में अलग अलग चीजें थी, जैसे अलग अलग गिफ्ट्स थी, क्लॉक थी और इस तरीके का था। तो सबसे पहले एक ओल्ड मैन आता है और उसने 50 पैसे देके 6 डिस्क सिलेक्ट की और उसने जो नंबर ऐड किया तो उसको 15 नंबर आया। और 15 नंबर में जब उसने आर्टिकल लिया तो 15 नंबर में एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी, बहुत ही सुंदर क्लॉक थी, जो कि 15 रुपीज, जो कि पूरी 15 रुपीज की थी। तो जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, वो क्लॉक तो उसको दी पर ओल्ड मैन को क्लॉक नहीं चाहिए थी, तो उसने क्लॉक के बदले उसको 15 रुपीज दे दिए और उसने वो फिर से परचेज कर ली उससे। फिर एक छोटा लड़का आता है और उसने अपना लक ट्राई किया, उसने 25 पैसे दिए, 50 पैसे दिए और उसको फर्स्ट टाइम जब उसने ट्राई किया तो उसको कोम्ब मिला और कोम्ब 25 पैसे का ही था। तो वो थोड़ा सा सैड हो गया। फिर से उसने ट्राई किया, फिर से उसने ट्राई किया तो उसको 3 रुपीज की पेन हाथ में लगी। और फिर तीसरी बार भी उसने ट्राई किया, तीसरी बार भी 50 पैसा देके उसने ट्राई किया तो उसको इस बार 25 रुपीज की वॉच हाथ लगी। और एक बार और उसने ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया तो उसको 10 रुपीज का टेबल लैंप हाथ लगा और वो बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया और बहुत सारे पैसों के साथ वो घर चला गया। मतलब उसको अच्छी डील मिल गई थी। अब जो ऑथर था, जो चाइल्ड था, उसको भी मन हो गया मैं भी ट्राई करूंगा। तो उसको भी अपना लक ट्राई करना था और उसने 50 पैसे उसने अपने भैया को बोला और 50 पैसे देके और उसने ट्राई किया। तो पहली बार उसको 2 पेंसिल मिली और शॉपकीपर था उसने 25 पैसे में उससे फिर से ले ली, मतलब हाफ मनी में उससे फिर से ले ली वो पेंसिल्स। और फिर से ऑथर ने फिर से जब ट्राई की तो उसको इंक की बॉटल लगी। इंक बॉटल जो थी वो भी 25 पैसे की थी, तो उसने फिर से 25 पैसे देके और फिर से उसने 25 पैसे दिए, लिए और इंक बॉटल उसने फिर से दे दी। फिर इसी तरीके से वो ट्राई करता रहा, बार बार में खेलता रहा। जो चाइल्ड था वो खेलता रहा, वो ये सोचता रहा कि मैं अब जीतूंगा, मैं अब जीतूंगा, पर वो हमेशा उसको बहुत कुछ ना कुछ एकदम छोटी चीज मिलती। और फिर लास्ट में उसके पास बचे थे 25 पैसे, सिर्फ 25 पैसे बचे थे। मतलब पूरा गेम खेलने के लिए उसके पास 50 पैसे भी नहीं थे, खाली 25 पैसे बचे थे। और वहां पे भी जो शॉपकीपर था उसने अपनी काइंडनेस दिखाई और उसको उसको ये बोला कि तुम या तो 25 पैसे के लिए एक बार और खेल सकते हो और या फिर तुम अब यहीं पे छोड़ सकते हो। तो जो चाइल्ड था उसने फिर से 25 पैसे देकर और उसने फिर से ये गेम खेला और फिर से वो हार गया। पीपल वर लुकिंग एट मी, some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. So वहां पे जो लोग थे वो खड़े थे, वो उसकी तरफ देखने लगे और हंसने लगे और किसी ने भी उसको सिंपथी नहीं दिखाई, सब उसके तरफ उसकी मूर्खता पे हंस रहे थे, उसके बैड लक पे हंस रहे थे। फिर वो वहां से चले गए और अंकल के आने का वेट किया। जैसे ही अंकल आए और अंकल ने देखा कि रशीद, जो वो लड़का है उसका नाम रशीद था, रशीद बहुत अपसेट लग रहा था, तो उसने पूछा कि क्या हुआ रशीद। तो रशीद ने बताया कि इस तरीके से एक शॉप थी और मैंने उसमें खेला पर मैं उसमें कुछ जीत नहीं पाया। वहां पे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें थी पर मैं उसमें से कुछ भी जीत नहीं पाया। फिर अंकल ने समझाया कि जो तुमने खेला वो तुम्हारा बैड लक नहीं था, बल्कि वो शॉपकीपर ने तुम्हें मूर्ख बनाया, इसलिए मैं तुम्हें खेलने से मना कर रहा था या कहीं पे भी पैसे देने से मना कर रहा था। क्योंकि जो शॉपकीपर था उसके साथ वो जो चाइल्ड जो जीत गया था और जो ओल्ड मैन जो पहले खेले थे 2 जने,
वो दोनों मिले हुए थे, वो दोनों उसके फ्रेंड्स थे, तो तुम्हें उन सब ने मिलके बेवकूफ बनाया और ऐसा दिखाया कि इसमें हम जीत सकते हैं, पर हम इसमें कभी जीत नहीं सकते और वो हमसे सिर्फ पैसे ले लेते हैं हमारे खेलने के। फिर फिर अंकल ने बोला कि अभी कब इसके बारे में भूल जाओ और अब कभी भी किसी को भी ये मत तुम्हें फील करवाने देना कि तुम्हारा बैड लक है या तुम फुलिश हो। ऐसे कभी भी फुलिश भी मत बनना और ऐसा कभी फील भी मत करना कि तुम बैड लक हो। ये लोग होते हैं जो हमें मूर्ख बनाते हैं, पर हमें ध्यान रखना होता है। Okay, I hope all of you understood both the story very nicely. This is very nice story of that we should be careful when we are going outside and paying for something. I hope every one of you understood it.